नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 2-3 दिनों से गलत कारणों की वजह से चर्चा है। जी हां, बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधी को पकड़े, उत्तर प्रदेश पुलिस खुद अपराधी पुलिस कर्मियों जैसे दरोगा को पकड़ रही है, सिपाही को पकड़ रही है। कहीं पे 25 लोग लाइन हाजिर हो जा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम अगर देखें 2 दिनों से तो गजब तरह की खबरें आ रही है। पहली खबर जिसने चौंकाया है वो बनारस से, वो कि कल एक उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा जो वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण चौकी है, नदेसर पुलिस चौकी। जी हाँ, नदेसर पुलिस चौकी, जो कि वाराणसी के ताज होटल के ठीक सामने है। ये वही ताज होटल जहां पे दुनिया भर के फॉरनर्स आके रुकते हैं, वीआईपी रुकते हैं, उसके सामने की चौकी के प्रभारी थे पांडे जी। और वो पांडे साहब ने क्या काम किया, वो क्राइम ब्रांच चला रहे थे। आप कहेंगे भाई दरोगा है, दरोगा तो क्राइम ब्रांच चला ही सकता। जी नहीं, उस क्राइम ब्रांच में अकेले वो दरोगा थे पांडे जी, और उनके साथ जितने भी मेंबर थे सब अपराधी थे। तो एक नकली क्राइम ब्रांच चला रहे थे वाराणसी पुलिस के दरोगा जी, और इनका जो नाम था सूर्य प्रकाश पांडे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ में आज एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा घपला पकड़ा है जहां पुलिस वाले संगठित रूप से ट्रकों से वसूली कर रहे थे यूपी बिहार बॉर्डर में। वो राजीव कृष्णा, माफ कीजिएगा, वैभव कृष्णा डीआईजी आजमगढ़ ने वाराणसी जोन के एडीजी के साथ मिलकर। तो इन सारी चीजों पर हमसे बात करने के लिए अपने जमाने के तेज तर्रार ईमानदार आईपीएस अधिकारी जिनको योगी सरकार ने जबरिया रिटायरमेंट दे दिया था, वो हमारे साथ हैं अमिताभ ठाकुर जी। कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा अमिताभ ठाकुर जी को जोड़िए। और शुरू में जरा वो 1 मिनट तक वैभव कृष्णा की जो रिकॉर्डिंग है, जो मीडिया से बातचीत की है बलिया में, जरा वो सुना दीजिए। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त है। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो पुरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें तो सुना आपने ये जो जिक्र कर रहे हैं वैभव कृष्णा जी। वैभव कृष्णा जी बड़े तेज तर्रार अधिकारी हैं, तेज तर्रार। इन्होंने एक बार ट्रांसफर रैकेट चलता था एक जमाने में यूपी पुलिस का, उसका भंडाफोड़ किया था। तब ये नोएडा के एसएसपी हुआ करते और अमिताभ ठाकुर सब तब आईजी हुआ करते थे, तब वो रिटायर नहीं हुए थे। लेकिन उस वक्त एक वीडियो लाया गया, उसका वैभव कृष्णा खुद सस्पेंड हुआ, जिसने विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोली। उस अधिकारी को ही साइडलाइन कर दिया गया, और जिन अधिकारियों के खिलाफ वो सबूत उन्होंने प्रस्तुत किया था वैभव कृष्णा ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये फिर से फील्ड में पोस्टिंग पाए हैं, लोग कह रहे हैं 3 साल 4 साल बाद, और आते ही उन्होंने बलिया बॉर्डर पे ये कांड किया है। अमिताभ जी, तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको कि पहली बात ये जो नेटवर्क था, आप चूंकि खुद भी कई जिलों में पोस्टेड रहे, बॉर्डर के जिलों में पोस्टेड रहे, तो क्या ये तो बहुत दिनों से चल रहा होगा नेटवर्क कि बिहार से जितने भी ट्रक आ रही, हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली, और बता रहे थे कि एवरेज वहां से कम 1000 ट्रक रोज जा रहे थे। मतलब 5 लाख रुपए की वसूली सिर्फ एक जगह से हो रही थी। और
इसमें जितने भी क्राइम को देखने वाले पत्रकार हैं सब बता रहे हैं कि भाई जब इतनी रकम वसूली जाती है तो एक इंस्पेक्टर अकेले इतना नहीं पहुंचा सकता एक दिन का। तो इन सब घटनाक्रम पे आप क्या सोच रहे हैं कि वैभव, पहली बात तो ये कि वैभव कृष्णा की इस कार्रवाई में क्या वास्तव में दोषियों को सजा मिलेगी या फिलहाल एफआईआर वगैरह दर्ज होगी, 2-4 दिन मीडिया हाईलाइट होगी, इसका ये मामला दबा दिया जाएगा? देखिए सर, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स बहुत ही थॉरोली और क्लियरली फ्रेम किए हैं। निश्चित रूप से वैभव कृष्णा जी ने जो कार्य किया है वह मात्र एक घटना के रूप में लिया जाना अधिक संभावना है। इसकी बुनियाद, इसकी जड़, इसके फुनगे तक पहुंचना, कहाँ जड़ है, कहाँ फुनगा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ जा रहा है, कब से चल रहा है, और इसमें अन्य कौन कौन से अफसर संलग्न है, शामिल है, यह बिंदु, दुर्भाग्य का यह विषय रहता है कि यह बिंदु अक्सर जांच नहीं की जाती है, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि अक्सर जांच के परिणाम से, जांच की सच्चाई से, जांच के तथ्यों से लगभग सभी लोग वाकिफ रहते हैं। तो बर्रे के हाथ में, जिसको बर्रे की छत्ते में हाथ डालने वाली बात कहते हैं, वह उसको अवॉइड कर दिया जाता है। यह जरूर है कि इस घटना के माध्यम से वैभव कृष्ण ने जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, यानी कि जो फर्जी जीरो टॉलरेंस के निरंतर दावों के लिए अब मैं समझता हूं विख्यात हो चुकी है, जिस सरकार के बारे में यह आम स्वीकार्यता हो गई है कि जो चीज पहले 10 रुपया में होता था वह अब 100 रुपए में होता है, यह स्वीकार्यता हो गई है। इस बात को वैभव कृष्ण ने सामने लाया है। तो जो भ्रष्टाचार की जो बुनियाद है, खास करके इस सरकार के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार में जो सबसे बड़ा दंश है, सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि घूसखोरी का रेट कई गुना बढ़ गया है। और उसका कारण है, देखिए इसका बहुत ही सरल, मैं वैज्ञानिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरल प्रशासनिक और कारण है, लॉजिकल रीजन है इसका। रीजन ये है कि गवर्नमेंट में टॉप पर पुलिस को और प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया गया है। किस चीज के लिए? 2 चीजों के लिए, हमारे सारे काम करो और बाकी जो तुमको करना है करो। जैसे कि हम और आप जानते सुनते हैं कि कई सारे, जैसे विशेष करके हिंदी क्षेत्र में कई ऐसे समाचार पत्र होते हैं जो अपने, जब वो लगाते हैं आपको, पत्रकार लगाते हैं, स्ट्रिंगर लगाते हैं और एडिटर लगा, छोटे मोटे जो लगाते हैं, जिला प्रतिनिधि वगैरह, उनको कहते हैं कि भैया पैसा एक नहीं दूंगा, ऐड तुम ही हमको दोगे और वहां जो बना लो तो वो तुम्हारा है। तो उसी थियरी पर यह गवर्नमेंट भी कि जो तुम बना लो तुम्हारा है, शिकायत हम नहीं सुनेंगे। यह जरूर है कि हमारे पूरे एजेंडे फुलफिल होने हैं। तो यह जो ट्विन प्रिंसिपल है, इस मामले में यदि मैं कहूं कि बस सपा और भाजपा सरकार में जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि सपा सरकार में यह नहीं फ्री हैंड था कि भाई तुमको जो करना है करो, वह नहीं था। एक यह भी नहीं था कि नियंत्रण था, बात नियंत्रण की नहीं थी, बात यह थी कि वहां सुनी जाती थी। अगर कोई विधायक, सांसद, मैं कहूंगा ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, कभी ग्राम प्रधान भी पहुंच जाए और वो कहीं ना कहीं से, जो आप कहते हैं कि 5-5 मुख्यमंत्री थे, उसका फायदा था। अब तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10-10 ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री लायक होने चाहिए कि ये चेक बैलेंस रहे। एक व्यक्ति अगर छोड़ दिया जाता है तो एक समझ लिया जाए कि बिल्कुल
प्रशासनिक व्यवस्था कुछ हद तक विक्षिप्त सी हो जाती है, यानी खुली लूट की आजादी। इस सरकार में खुली लूट की आजादी हो गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक ही आंख एक ही कान ऊपर सुनेगा, वह सुनने को तैयार नहीं है। इसी बिंदु पर मैं एक बात कह के अपनी बात पर विराम करूंगा इस बिंदु पे, कि अभी जो हापुड़ में घटना घटी, जहां एसपी और एडिशनल एसपी रातों रात हटाए गए, उसमें यही चर्चा थी कि जो सरकार किसी की नहीं सुनती है, जिस सरकार में भ्रष्टाचार के रेट कई गुना बढ़ गए, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा हो गया है। दरोगा, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, लेखपाल, एक्सीएन, असिस्टेंट इंजीनियर, सबको यह है कि भाई हमारा कोई क्या बाल बांका करेगा, हमारे कहीं ना कहीं से सीधे उच्चतम लेवल पे संपर्क है, पंचम तल पे संपर्क है, और बाकी सब जैसे हम लोग के यहाँ एक शब्द चलता है, निरर्थक हैं, शून्य हैं। तो ऐसे में यह चर्चा थी कि आखिर जब जनप्रतिनिधियों की कुछ नहीं सुनी जाती है, सब बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं असहाय, ऐसे में एक अस्पताल को छूने से रातों रात एसपी, एडिशनल एसपी कैसे हट गए, जबकि गंभीर शिकायतों के बाद भी कोई नहीं हट रहा है। घूसखोरी चरम पे पहुंच गई है इस व्यवस्था में। तब ज्ञात हुआ, या यह आम चर्चा है, ज्ञात कोई अभी इसका कोई लिखित साक्ष्य तो मिलेगा नहीं, लेकिन आम चर्चा है कि वह इसीलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के संपर्क उसी पंचम तल से थे, जिस पंचम तल से सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। तो कोई मिडिल मैन नहीं था, किसी विधायक सांसद ने नहीं जाके उनकी सिफारिश की। 1:1 सीधा गलत जगह आपने उंगली रख दी, एडिशनल एसपी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया जिसका सीधा संपर्क था। 1:1 रिलेशन, तो वहां मात खा गए। कहने का मतलब यह है कि यह जो कुछ भी किया है वहां पर वैभव कृष्ण ने, वह आइसबर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है। नीचे जो 90%, 95% लगातार बिल्कुल गंध मार रहा है, फैला हुआ, और जिसके लिए बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने पर भी मनाही है। ये सच भाई, अब तो स्थिति हो गई है कि दरोगा भी, कई एफआईआर देखेंगे पुलिस वालों ने पत्रकार साथियों पर किया है, हमारे आपके जैसे लोगों को किया है, कि साहब इन्होंने पुलिस की आलोचना करके पुलिस को बदनाम किया है, यानी पुलिस भी अब बदनाम होने लगी है, और उसको अब बाहर से बदनाम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे पहले से इतनी अधिक नेकनामी है पुलिस विभाग की कि अगर कोई उसके खिलाफ कोई वाजिब शिकायत देता है तो उसको बदनामी हो जाती है। यह सारी व्यवस्था, सारी स्थितियां सरकार की बनाई हुई है, सरकार की क्रिएटेड है, मौजूदा मुख्यमंत्री की क्रिएटेड है, उनके सिपह सालारों की क्रिएटेड है। वह जिस अंग्रेजी शब्द है आइवरी टावर, जिस आइवरी टावर से वह रूल कर रहे हैं, वह जनता के सेवक या प्रथम सेवक नहीं बने हैं। एक आइवरी टावर में रह के अपने चुनिंदा पंचम तल के लोगों के माध्यम से एक प्रकार से समझ लीजिए कि पूरे कि जो करना है करो, हमारे बस एजेंडे पूरा करते रहो, यह चल रहा है। एक बात और थी, जैसे बनारस में जो कांड हुआ, जो दरोगा प्रेम प्रकाश पांडे जो क्राइम ब्रांच चला रहा था, आप सोचिए बनारस जो है प्रधानमंत्री की सूची हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बनारस में दुनिया भर से टेररिस्ट आता, माफ कीजिएगा, दुनिया भर से जो है टूरिस्ट आते हैं, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, और मई जून के महीने में वहां पे एक महत्वपूर्ण चौकी का इंचार्ज बाकायदे क्राइम ब्रांच चला रहा था 4 अपराधियों के साथ मिलके, और वो भी उसको उस 2019 की उसकी 18-19 की भर्ती है। तो मतलब ये 3-4 साल में ही वो उसका मैंने इतिहास पढ़ा। प्रेम प्रकाश पांडे जो दरोगा जी पकड़े गए हैं, और जब उनको कोर्ट ने सजा दी तो मुस्कुराते हुए जेल गए, ये भी वीडियो आया है। प्लस उनके पिताजी डिप्टी एसपी रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कुछ भी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को पता नहीं होता है कि वो फर्जी क्राइम ब्रांच चला रहा है? इलाहाबाद से लेकर बिहार बॉर्डर तक वो बाकायदे मुखबिरों के जरिए व्यापारियों को पकड़ रहा है, उनसे नगद वसूली कर रहा है और उसका छोड़ दे रहा है। और ये जो मामला पकड़ा गया उसमें भी सुनते हैं कि वहां के कमिश्नर चूंकि बड़े अलर्ट थे, मोहित अग्रवाल का नाम आया है, कि उन्होंने इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया है
और उसकी पूरी जांच कराई है। करीबन 3-4 हजार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, सैकड़ों मोबाइल सर्विलांस लिए गए, तब वो पकड़े गए हैं। तो ये क्या है, मतलब क्या ऐसे ऐसे युवा भर्ती हो रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, जो भर्ती होते ही अपराध करने लग रहे हैं, या अपराधी थे, अपराधी सिलेक्ट हो गए इस यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर ग्रुप में? देखिए, मैं इसका उत्तर या इस बिंदु को मैं थोड़ा सा हट के देखना चाहूंगा और देख रहा हूं। मैं यह मान रहा हूं कि पुलिस कभी भी, जैसा अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि अब नया ट्रेंड हो गया है कि पत्रकारों पे एफआईआर हो जाते हैं कि इन्होंने पुलिस को बदनाम कर दिया। तो पुलिस, सच्चाई यह है कि एक लंबे समय से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मेरे आने से बहुत पहले से मेरे पिताजी है, मैं उनके पिताजी के पिताजी, एक युगों युगों से यूपी, बिहार में, यूपी में, हिंदुस्तान भर में शायद पुलिस बदनाम शुदा रही है। कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यूपी पुलिस के लिए तो यहाँ तक कहा जाता रहा है, किसी जज ने शायद लिखा था कि अगर यूपी पुलिस के डंडे को देख के आदमी बकरी भी बन जाता है, स्वीकार कर लेता है कि मैं आदमी नहीं बकरी हूँ। तो ऐसे बदनामियां शुरू से रही है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेके। लेकिन अब जो खतरनाक ट्रेंड ये है कि खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। वो तो फर्जी डायलॉग है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। हकीकत का डायलॉग है, खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। क्योंकि खाना तो बिल्कुल है। मैं अभी हापुड़ गया था, जिस घटना की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एक पुलिस विभाग के बहुत ही ऊंचे अधिकारी के बारे में इस तरह की आम चर्चाएं थी कि पूरे पश्चिमी यूपी में उनका एक पैरेलल अंपायर चल रहा है। वो एक बहुत अत्यंत जिम्मेदार पद पर भी हैं और उनके बारे में आम ख्याति पुलिस विभाग में थी। एक आईजी के पास मैं बैठा, एक कागज लेके गया, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई मान लीजिए कि सारी हदें पार हो गई हैं। पश्चिमी यूपी में आप जानते हैं कि जमीन का कारोबार दुनिया भर के और कारोबार, और उसमें पुलिस का लाग लपाट कितना है। तो ये खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी, और मुकदमे अलग से लिखवा देंगे, और अब तो एनकाउंटर भी कर देंगे, और अब तो मतलब जैसे आपको कुछ भी कर देंगे। आईएसआई बता देंगे तो फला चीज बता देंगे, टेररिस्ट बता देंगे। मीडिया में जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां खौफ इतना पहले से है कि जो कहेंगे वह मानना है। यानी खड़े खड़े सारा चित और पट दोनों अपने पास रखे हुए हैं, गुनाह दर गुनाह। तो मैं ये जो दरोगा है, इनको मैं बहुत स्मॉल फ्राई मान रहा हूँ, ये अंतिम कड़ी मान रहा हूँ। शुरुआत तो बहुत ऊपर से टॉप से चल रहा है। ये तो उसकी देखा देखी, जब ये देख रहे हैं कि ऊपर में मौज है, तो थोड़ी अगर हमको भी आनंद ले लूं तो क्या बुराई है। मैं इनको, अंग्रेजी में एक शब्द है कैस्केड इफेक्ट, मैं इनको कैस्केड इफेक्ट का हिस्सा मान रहा हूं। यानी कि प्रभाव, जो प्रभाव ऊपर से दिखा उसका थोड़ा सा अंश इन्होंने भी ग्रहण कर लिया, मैं इतना ही मान रहा हूं। लेकिन जो गंगोत्री है वह मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से समझ रहा हूं। कई महत्वपूर्ण पदों पे कई कई लोग कई कई वर्षों से हैं। अब उनके बारे में तमाम तथ्य सार्वजनिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कह दे, क्योंकि वो ताकतवर हैं, रसूखदार हैं, और उनके द्वारा न्याय किए जाने। अभी मैं, आपको आश्चर्य होगा जान के, पिछले मेरे पास मैंने वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, उसको 2-3-4 दिन से मुझे लगातार फोन आ रहा है कि भाई साहब एक्चुअली मतलब उनको ये भ्रम हो गया कि वो व्यक्ति मैं हूँ एक बड़े अफसर के लिए, कि आप भाई साहब अयोध्या में जो है एकड़ों जमीन खरीद रहे हैं, तो आप मुझसे खरीदिए, दूसरे से ना खरीदिए, जो खरीदना हो मुझसे खरीदिए, और आपको लोग महंगा बेच रहे हैं। और आपने जो वो वहां उस गांव में जो जमीन खरीदी है वो आप मुझसे खरीदे होते तो सस्ता होता अपने मन से, और आपका नंबर हमने वेबसाइट से लिया। तो यह तो गंगोत्री में ऊपर से देख रहा हूँ। मतलब वो आपके नाम राशि का वाला मामला है। मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हुआ, जो हमारे मित्र श्यामलाल यादव ने एक स्टोरी की थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें योगी सरकार के, योगी के बड़े चर्चित आईपीएस का नाम आया था कि उनके परिवार के कुछ लोगों ने
अयोध्या के बगल में करोड़ों की जमीन खरीदी थी। सर एक चीज पूछनी थी कि ये बड़ी मुश्किल से, तो अंत में एक सवाल था कि दो चीजें आपने जो बताई बड़ी बड़ी, कि आप मानते हैं कि अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था इससे बढ़िया थी क्योंकि वहां कई चेक बैलेंसेस थे। जिस 5-5 मुख्यमंत्रियों की हम सब लोग आलोचना करते थे, वो दरअसल चेक एंड बैलेंसेस के लिए बढ़िया था आपके हिसाब से, योगी सरकार से बढ़िया था वो अखिलेश जी की सरकार, ये बड़ी बात आप मान रहे हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो एक सवाल ये है कि शैलेश कृष्णा कितने दिन वापस फील्ड में रह पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वापस किसी ऐसी जगह भेज दिए जाए जहां पे वो सिर्फ फाइलों में गुम हो जाए? देखिए, मैं अपनी बात थोड़ा सा, चूंकि नाम गलत बोल दिया मैं, वैभव कृष्णा, शैलेश कृष्ण नहीं, वैभव कृष्णा। मैं उसमें दो बातें कहूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, तो मेरी कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हर एक की होती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो मैंने यह नहीं कहा है कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार से बेहतर थी, यह नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि वहां चेक एंड बैलेंसेज नेचुरल, उनके फॉर्मेशन जो है बॉडी का, उसके कारण ज्यादा थी, जिनके कारण अन्याय होने की संभावना वहां कम थी। अन्याय हुआ तो किसी न किसी माध्यम से, जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति कहीं से पीड़ित हो गया, कोई एक नाराज हो गया, मान लिया जाए एक मैं फिक्टिशियस एग्जांपल लूं कि आजम खान नाराज हो गए, तो आदमी शिवपाल के पास चला जाएगा, शिवपाल जी शायद उसकी मदद कर दे, शिवपाल जी नाराज हो गए तो उसके पास चला जाए, कुछ ना कुछ, और अंत में घूमते फिराते सब चूंकि आपस में एक है तो चेक बैलेंस हो जाता था। वह स्थितियां अब जो रगड़ जाएगा, जो पिस जाएगा, जो बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से जब आदेश आएगा तो सब सीधे हाथ उठा देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अन्याय की संभावनाएं, अब आप देखिए मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुझे लगता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्वतः अपना नाम गिनीज बुक में भेज देना चाहिए, इस आशय से कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा अनुचित शब्द बोलने, अमर्यादित शब्द बोलने के मामलों में एफआईआर हुआ, कोई ऐसा दिन नागा नहीं जाता होगा जब मुख्यमंत्री जी को किसको कुछ बोला ना हो और कोई अरेस्ट न हुआ हो। ये बोलते भी हैं, एफआईआर भी होता है, अरेस्ट भी होता है। मुझे नहीं याद है कि अखिलेश यादव जी के समय 5 वर्ष में एक हाथ कोई भला आदमी होगा जिसने कुछ बोला होगा और कुछ कार्रवाई हुई होगी। यहाँ दोनों होता है, बोलते भी हैं और कार्रवाई भी रोज होती है। यह एक चीज है जो देखने लायक है। वैसे ही आदित्यनाथ जी के समय कोई, मुझे लगता है कि और हर दिन या 2 दिन पर एक इस तरह का कि मुख्यमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी की एफआईआर, अरेस्ट, एक तो ये रोज होता है या कुछ दिन पे होता है, और महीना 15 दिन पे कि कोई ना कोई फोन जरूर करता है कि उड़ा दूंगा, और वो फिर अरेस्ट होता है। कई बार वो विक्षिप्त पाया जाता है, कई ऐसे केसेस पाए गए जहां वो लड़का पाया गया, वो मतलब जैसे होते हैं कई तरह के लोग, मान लीजिए वो नहीं समझ में आया थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में थोड़ा ढीला कहते हैं, कोई ढीला है उसने कर दिया, अब वो तो लद गया, उसने तो फोन कर दिया। ऐसे मामले, पुलिस ऐसे मामले इस समय वह ढूंढती रहती है और बाकी कुछ नहीं देख रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए अगर आपने कुछ कहा और मुख्यमंत्री जी को कोई धमकी दी, और कोई ना कोई, मैं देख रहा हूं कि रोज इसके बाद भी न पुलिस थक रही है, न वह थक रहे हैं। यह सब अखिलेश जी के समय नहीं था। जो भी था वह कहीं केंद्र बिंदु में नहीं थे कि लोग उनको रोज कुछ कह रहे हैं और वो उनके लिए पुलिस दौड़ रही है। यह सब एक नया सिस्टम हो गया है। दूसरा, पुलिस का एक नया सिस्टम हो गया है कि पुलिस पर ही वाले भी रोज की हमको बदनाम किया, हमको बदनाम, ये जो नए ट्रेंड आ गए, यह खतरनाक ट्रेंड है। इन ट्रेंड के कारण मेरा यह मानना है, मेरा यह आरोप है कि यह ऊपर से शुरू हो रहा है, नीचे तक जा रहा है, और इसके नाम पर, इस ट्रेंड के नाम पे घूसखोरी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस को फ्री हैंड मिल गया है। पुलिस के नाम पे दूसरे विभाग भी चौकस हो गए, वह भी धमकी देते हैं। एक सीएम भी कहता है बिजली विभाग का कि मुझे कहोगे तुरंत एफआईआर लिखवा दूंगा, सीएमओ भी कहता है, डीएसओ भी कहता है, आपको एजुकेशन वाला भी, तो हर कोई जो है एफआईआर तुरंत होती है ऐसे मामलों में। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार जो है, खाऊंगा भी गुर्राऊंगा भी की व्यवस्था मेरी निगाह में
बहुत ही चौकस और जिसको चाक चौबंद चल रही है। चलिए सर, आपने जो बताया वो यही है कि चूंकि फ्री हैंड दिया गया है कि हमारा एजेंडा चलाओ, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो वो करो। तो उसी का खामियाजा जो उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है, और उम्मीद है कि वैभव कृष्णा जैसे अधिकारी फील्ड पे और कुछ काम करेंगे और जनता को कुछ फौरी राहत मिलेगी। इस बार शायद उनको फील्ड से वापस नहीं भेजा जाए। सर ने बड़ी जानकारी दी, उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगी। सर, आपने भी जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।